हेलो एंड वेलकम टू वीकली करंट अफेयर्स सेशन ऑफ अजमलाइस एकेडमी। हम लोगों ने अपने प्रीवियस सेशंस में देखा कि रिसेंट मंथ्स में इंडिया ने मल्टीपल कंट्रीज़ के साथ अपनी ट्रेड डील्स को फाइनलाइज किया है। हम लोगों ने देखा कि इंडिया ने रशिया के साथ अपनी ट्रेड डील्स को पहले से और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया है। बाद में हमने ये भी देखा कि न्यूजीलैंड के साथ हम लोगों ने एक एफटीए साइन किया है जिसमें हमने अपने सेंसिटिव सेक्टर को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करते हुए अपने इंटरेस्ट को टॉप प्रायोरिटी पर रखा है। आफ्टर दैट वी ऑल्सो साइंड अ ट्रेड डील विद यूरोपियन यूनियन जिसको कहा गया है मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स। इस डील के बाद रिसेंटली इंडिया ने यूएस के साथ एक इंटरिम ट्रेड डील को साइन किया है। अब ये इंटरिम ट्रेड डील जो है इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल्स अभी ऑफिशियल डोमेन में नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी कुछ इंटरिम डिटेल्स को लेकर के काफ़ी डिस्कशन चल रहा है जिसकी वजह से न्यूज़ में है। तो आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कि इस इंटरिम ट्रेड डील में इंडिया ने टैरिफ स्ट्रक्चर्स को किस तरह से मैनेज किया है, साथ में इस इंटरिम ट्रेड डील की जो भी डिटेल्स हैं उनका इंडिया पर क्या पॉसिबल इम्पैक्ट पड़ सकता है, स्पेशली जो इंडिया के सेंसिटिव सेक्टर्स हैं लाइक एग्रीकल्चर एंड डेयरी। और साथ में हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि इस डील में क्या इंडिया ने अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को इंटैक्ट रखा है या जैसे कि बहुत सारे ऑपोजिशन लीडर्स कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। तो आज के इस डिस्कशन में हम तीन चीज़ों पर लार्जली फोकस करेंगे। वन इज़ टैरिफ स्ट्रक्चर, सेकंड द इम्पैक्ट ऑफ दिस इंटरिम ट्रेड डील स्पेसिफिकली ऑन एग्रीकल्चर, एंड द लास्ट कि क्या इंडिया वाकई में अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को मेंटेन रख पाने में कामयाब रहा है या नहीं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज डिस्कशन। द इंडो यूएस ट्रेड डील फ्रेमवर्क, इज इट अ डील और डायलेमा। देखिए, इंडिया और यूएस की जो डील हुई है इसमें एक तरफ हमारे सामने मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इस डील के हो जाने के बाद इंडिया को $30 ट्रिलियन की जो अमेरिकन इकोनॉमी है उसमें एक बेहतरीन एक्सेस मिलेगा। उस एक्सेस के ज़रिए एक हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी डिजिटल इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट करने के लिए, हमें टेक इनोवेशन का एक्सेस मिलेगा, साथ में जो ग्लोबल कैपिटल है उसका भी एक्सेस मिलेगा। ये तो है अपॉर्चुनिटीज़, लेकिन इन एक्सेस को लेने के लिए कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे जो सेंसिटिव सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के लाइक एग्रीकल्चर उस पर कोई निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। क्या इस एक्सेस के बदले कोई ऐसा तो नहीं कि हम इस तरह के प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हो जाएं जो सस्टेनेबल हो ही ना हमारे फार्मर्स के लिए, हमारी लोकल इकोनॉमी के लिए। सो लेट्स डिस्कस ईच ऑफ दिस टॉपिक इन डिटेल इन आवर नेक्स्ट स्लाइड। इस डील के मुताबिक अगर हम देखें तो जो भी इंडिया का एक्सपोर्ट है यूएस को, ठीक है, उस पर पहले से कम टैरिफ लगाया जाएगा। यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है कि यूएस ने टैरिफ को ज़ीरो नहीं किया है, बल्कि पहले जो 50% टैरिफ हुआ करता था उसको रिड्यूस करके 18% टैरिफ कर दिया गया है। और ये सारे एक्सपोर्ट बास्केट पर नहीं है इंडिया से, ये जितना भी एक्सपोर्ट होता है उसका सिर्फ और सिर्फ 55% पर ही ये एप्लीकेबल होगा। यानी कि इस ट्रेड डील में जो टैरिफ को रिड्यूस किया गया है ये सिलेक्टेड आइटम्स पर है, ये सारे आइटम्स पर नहीं है। इसके बदले में इंडिया को क्या है, इंडिया को यूएस के साथ 500 बिलियन का एक ट्रेड करना होगा और ट्रेड ये यूनिलैटरल होगा, यानी कि हमें अगले 5 साल में यूएस से $500 बिलियन की जो गुड्स हैं उसको परचेस करना पड़ेगा। यहाँ पर ये एक चैलेंज है भाई, 500 बिलियन के गुड्स अगर हम 5 साल में परचेस करेंगे, ठीक है, तो इसके बदले में जो हमें पेमेंट करना होगा वो तो डॉलर में करना होगा, तो यानी कि डॉलर की डिमांड बढ़ेगी। और अगर डॉलर की डिमांड बिना सप्लाई के बढ़ जाए तो कहीं ना कहीं डॉलर इससे महंगा होगा। ऑलराइट, और इससे कहीं ना कहीं इंडिया की जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उस पर एक प्रेशर पड़ सकता है। ऑलराइट, तो इसमें कंसेशंस किस तरह से हैं, इंडिया ने रिड्यूस कर दिए हैं टैरिफ किस पर, यूएस के इंडस्ट्रियल गुड्स एंड सिलेक्टेड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पर। इसको थोड़ा सा अभी हम आगे और डिटेल में देखेंगे, ठीक है। जो टैरिफ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है तो जो टोटल एक्सपोर्ट है जिस पर इम्पैक्ट पड़ने वाला है वो $40.96 बिलियन का है। इसमें से जो $10 बिलियन का है इस पर ड्यूटी को 0% कर दिया जाएगा, लेकिन जो रिमेनिंग जो मेजर चंक है $30.94 बिलियन का, यहाँ पर ड्यूटी को रिड्यूस किया जाएगा फ्रॉम 50% टू 18%। तो बेसिकली यहाँ पर एक सिलेक्टिविज्म देखने को मिल रहा है
और कुछ ही सेक्टर्स पर आपके टैरिफ को रिड्यूस किया जा रहा है। अब यहाँ पर कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिस पर इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो इसमें विनर डिक्लेयर किए जा सकते हैं। इसमें एक मशीनरी है, मशीनरी में जो पहले टैरिफ था 50% से 18% हो गया है। दूसरा सेक्टर कौन सा है, टेक्सटाइल एंड एप्रल से। जेम्स एंड ज्वेलरी है, होम डेकर है एंड टॉयज़ है। ऑलराइट, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो इस डील में ये है कि ये डील है ये एसिमेट्रिक डील है। एसिमेट्रिक डील का मतलब ये है कि यहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है या कुछ लोगों को ऐसे कंसर्न है कि इस डील के ज़रिए यूएस को ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है और इंडिया को उस प्रोपोर्शन में फ़ायदा नहीं हो रहा है। कैसे देखते हैं भाई, डील है तो कुछ कंसेशन इंडिया यूएस को देगा, बदले में कुछ कंसेशन यूएस इंडिया को देगा। इंडिया के कंसेशन देखते हैं। इंडिया की जो कंसेशन है वो बहुत ही ब्रॉड बेस्ड है। हमारे कंसेशन सिलेक्टिव नहीं है, हमारे कंसेशन इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर गुड्स पर है, जिसमें हमने उसको कोई ख़ास सिलेक्टिविज़म यूज़ नहीं कर रहे। प्लस साथ में हमारा कमिटमेंट भी है कि हम अगले 5 साल में $500 बिलियन का इंपोर्ट यूएस से करेंगे। ये इंडिया का कमिटमेंट है। बदले में यूएस इंडिया को क्या देगा, इंडिया को मिलेगा लिमिटेड एक्सेस, हम उसको दे रहे हैं ब्रॉड एक्सेस, वो हमें दे रहा है लिमिटेड एक्सेस। वो भी कितना, सिर्फ 55% ऑफ एक्सपोर्ट्स। और यहाँ पर भी टैरिफ को बिल्कुल ख़त्म नहीं किया गया है, बल्कि यहाँ पर जो टैरिफ है उसको रिड्यूस कर दिया गया है 50% से 18%। ठीक है, और कुछ अपोजिशन लीडर्स का कहना है कि यहाँ पर जो टैरिफ है वो 0% है, हालांकि इसका कोई अभी तक ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं हुआ है। ऑलराइट, तो इस डील में साफ साफ एक अनइवन बार्गेनिंग पावर देखने को मिल रही है, जहां पर इंडिया एक ब्रॉड एक्सेस दे रहा है, बदले में यूएस बहुत नैरो एक्सेस दे रहा है इंडिया के गुड्स को। लेट्स मूव। दूसरा सवाल यहाँ पर है कि क्या इस डील को करने में इंडिया ने अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को लूज किया है। देखिए, इसको समझने के लिए हम देखते हैं, एक क्लेम ये किया जा रहा है कि साहब इंडिया ने ये अग्री कर लिया है कि वो रशिया से ऑयल ख़रीदना बंद कर देगा। ये एक क्लेम है, ऐसा किसी डॉक्यूमेंट में इसको मेंशन नहीं किया गया है। गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी कोई भी जॉइंट स्टेटमेंट नहीं आई है जो इन ऑयल कमिटमेंट्स को मेंशन करता हो। इसका दूसरा जवाब ये भी है कि इंडिया में इस टाइम पर जो भी ऑयल ट्रेड है, जो भी ऑयल इंपोर्ट है, वो बेसिकली कमर्शियल डिसीजन पर बेस हैं। वो प्राइवेट कंपनीज ऑयल का इंपोर्ट करती हैं और सरकार नहीं करती। ऑलराइट, तो ये कंपनीज अपने हिसाब से करेंगी, तो इसमें सरकार की कोई भी किसी तरह की दखलंदाजी नहीं होती। तो पॉइंट नंबर 1 से लेकर के जो 3 तक हम लोगों ने इस स्लाइड्स में देखा, इनको देख करके तो एक चीज़ साफ साफ लगती है कि अभी तक जो हमारी स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी है वो इंटैक्ट है, वो कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुई, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई भी कमिटमेंट नहीं किया गया ऑफिशियली कि आगे से हम लोग रशिया से कोई ऑयल नहीं खरीदेंगे। बट अगेन यहाँ पर यह भी कहा गया कि हम यूएस की तरफ से कहा गया है कि हम इस चीज़ की मॉनिटरिंग करेंगे। ठीक है, एक्टिव मॉनिटरिंग होगी, और अगर मॉनिटरिंग में पाया जाता है कि हम रशिया से ऑयल ख़रीद रहे हैं तो फिर से ये धमकी दी गई है कि 25% का एक्स्ट्रा प्यूनिटिव एज ए रिजल्ट ऑफ पनिशमेंट का, है ना, वो टैरिफ इंडिया पर इम्पोज किया जाएगा। ऑलराइट, अब ये जो भी डिटेल्स अभी हैं, इन डिटेल्स के पब्लिक डोमेन में आने के बाद मार्केट सेलिब्रेटेड दिस डील। आपने देखा कि कुछ दिन पहले जो भी स्टॉक मार्केट हैं उसमें सेंसेक्स और निफ्टी बहुत अच्छा परफॉर्म किए हैं, राइट। लेकिन साथ में इंडिया के अलग अलग सेक्टर्स में इस डील को लेकर के प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों है? देखिए, इस डील में इंडिया ने एक ब्रॉडर एक्सेस दिया है। इस ब्रॉडर एक्सेस में एग्रीकल्चर गुड्स भी इंक्लूड हैं, प्लस इंडस्ट्रियल गुड्स भी इंक्लूड हैं। अब एग्रीकल्चर की जब बात होगी तो एग्रीकल्चर इंडिया का सेंसिटिव सेक्टर है, राइट। अब एक इंडिया का एग्रीकल्चर है, एक यूएस का एग्रीकल्चर है। यूएस का एग्रीकल्चर इज़ लार्जली कैपिटलिस्ट एग्रीकल्चर, इट इज़ हाईली मैकेनाइज्ड। ठीक है, तो जो मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर है, यहाँ पर जो प्रोडक्शन है बहुत मास लेवल पर है, और मशीन्स का प्रयोग होने की वजह से वो कहीं ना कहीं उसकी कॉस्ट कम आती है। अगर यूएस के एग्रीकल्चर इंपोर्ट इंडिया आते हैं तो इंडिया में इट मे क्रिएट मार्केट ओवर सप्लाई, ऑलराइट।
और इस मार्केट ओवर सप्लाई की वजह से कहीं ना कहीं जो डोमेस्टिक कमोडिटीज़ हैं उनके प्राइस क्रैश हो सकते हैं, बिकॉज देयर विल बी अ मिसमैच बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। और इससे जो फार्मर्स की इनकम है जिसको हम डबल करने की बात कर रहे हैं और बहुत टाइम से कोशिश भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उस इनकम में एक वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से फार्मर्स की अपनी एप्रीहेंशंस हैं इस डील को लेकर के, दैट्स वाई दे आर प्रोटेस्टिंग। तो डील है, मार्केट उसको सेलिब्रेट कर रही है बट फार्मर्स उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, द DDGS डायलेमा, डिस्टिल्ड ड्राइड ग्रेन्स सॉल्यूबल। अब ये क्या चीज़ है, बेसिकली जो इथेनॉल इंडस्ट्री है ये उसका बाई प्रोडक्ट होता है, वेरी रिच इन न्यूट्रिशन, और इसको इस्तेमाल किया जाता है पोल्ट्री फीड में, एक्वाकल्चर फील्ड में और लाइव स्टॉक के फीड में। ऑलराइट, तो अब अगर ये इंडिया आएगा तो अगेन इसकी जो कॉस्ट है वो 60 से 70% कम है। तो अब जो इंडिया में जो लाइव स्टॉक फीड है, जो एक्वाकल्चर फीड है, जो पोल्ट्री फीड है, उसको अभी ऑयल मिल के ज़रिए पूरा किया जाता है जो कि यहाँ के लोकल फार्मर्स प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन अगर मार्केट एक्सेस मिलता है तो जो DDGS है ये ऑयल मिल वाले जो लोकल फीड है उसको रिप्लेस कर देगा। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो ऑयल सीड फार्मर्स हैं उनके लाइवलीहुड के सामने एक चैलेंज तो क्रिएट होता दिख रहा है। अब लाइक हमने बताया कि इससे पहले हमने जितने भी FTAs किए हैं उसमें हमने इंडिया के इंटरेस्ट को टॉप प्रायोरिटी पर रखा है और अपने सेंसिटिव सेक्टर्स को हमने सेफगार्ड्स भी दिए हैं। तो क्या इसमें ऐसा है? यस, बिल्कुल है। यहाँ पर गवर्नमेंट ने शील्ड्स प्रोवाइड किए। नंबर 1, सोयाबीन को प्रोटेक्ट किया है टैरिफ रेट कोटा में। उसके अलावा एप्पल्स पर एक मिनिमम इंपोर्ट प्राइस लगा दिया गया है। कॉटन पर ड्यूटी फ्री एक्सेस दिया है लेकिन वो एक पर्टिकुलर वैरायटी पर ही लिमिटेड है, दैट इज़ एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल्स। और साथ में डेयरी और GM पोल्ट्री जो है इस पर किसी भी तरह का कोई कंसेशन नहीं दिया गया है, यानी कि इस पर गवर्नमेंट का स्टैंड बिल्कुल क्लियर। अब इसमें विनर्स कौन है, इसमें रिस्क किसको है? एक्सपोर्ट विनर इस टेबल को आप देख सकते हैं। कुछ ऐसे हैं एक्सपोर्ट में जिनको फ़ायदा होगा और कुछ ऐसे हैं जिन पर रिस्क हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक ट्रेड ऑफ ये है कि हमें एक तरफ हाई वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग गेंस तो मिल रहे हैं लेकिन साथ में कहीं ना कहीं हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर पर एक प्रेशर बढ़ता दिख रहा है। ऑलराइट, अब अगर एक ही बात करूं तो इंडिया और US के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड है उस ट्रेड में अभी हमारे पास ट्रेड सरप्लस है, यानी कि इंडिया उस ट्रेड में फ़ायदे में है। लेकिन इस डील के इम्प्लीमेंट होने के बाद जो हमारा कमिटमेंट है अगले 5 साल में $500 बिलियन के इंपोर्ट का, इस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए हमें हर साल जो अभी हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसको दुगना करना पड़ेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो अभी का जो हमारा ट्रेड सरप्लस है ये इस कमिटमेंट की वजह से ये ट्रेड डेफिसिट में आ सकता है और उसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारे फॉरेक्स रिजर्व पर प्रेशर भी पड़ेगा और बैलेंस ऑफ पेमेंट पर भी एक नेगेटिव प्रेशर पड़ने के पूरे चांसेस हैं। अब इस डील को हम फ्यूचर में कैसे देख सकते हैं? बेसिकली ये डील एक ब्रॉडर जो विजन है गवर्नमेंट का विकसित भारत, ये उस तक पहुंचने की एक कड़ी है। कैसे है? फरवरी में अभी टैरिफ रैशनलाइजेशन हुआ है, पहले 50% था, अब 18% हो गया है। इसके बाद जो नियर टर्म जो गोल है वो बेसिकली हमारा मार्केट को रीगेन करना है, सप्लाई चेन को रीगेन करना है, हमें मार्केट में जगह बनानी है, हमें $30 ट्रिलियन की जो मार्केट है उस पर एक्सेस लेना है। उसके बाद जो मीडियम टर्म गोल है हमारा वो है द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ चाइना +1 हब, यानी कि इंडिया को ग्लोबल बड़ी बड़ी इकोनॉमिक पावर्स के लिए एक इकोनॉमिक मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर बनाना। यानी कि अब तक दुनिया की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ अपनी मैन्युफैक्चरिंग चाइना में कर रही थी, तो चाइना के ऑल्टरनेटिव के तौर पर इंडिया को प्रेजेंट करना। और ये आगे चलकर जब हम एक इंडस्ट्रियल पावर बनेंगे तो तभी जा कर के ये विकसित भारत बनने का सपना 2047 तक पूरा होगा। तो बेसिकली ये डील एक ब्रॉडर विजन को अचीव करने का एक पार्ट है। ऑलराइट, तो इस पूरे डिस्कशन से अभी तक क्या कंक्लूजन निकल करके आ रहा है? क्या ये डील एसिमेट्रिक है? यस। अब तक के डिस्कशन जो भी डिटेल्स अवेलेबल हैं
उनको देख करके तो यही लगता है। क्या इस डील की वजह से हमने अपनी स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी को इंटैक्ट रखा है? यस, क्योंकि जो रशियन ऑयल वाला क्लॉज है वो अभी तक पूरी तरह से गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ बताया ही नहीं है, जॉइंट स्टेटमेंट में ऐसा कुछ है ही नहीं, और हमारे यहाँ का जो ऑयल इंपोर्ट है वो कमर्शियल कंपनीज उसको रन करती हैं। क्या फार्मर्स सेफ हैं? ये अभी अनसर्टेन है, ये वक्त बताएगा, और जो सेफ गार्ड मैकेनिज़्म है उसको देख करके बताया जा सकता है कि क्या फार्मर्स पूरी तरह से सेफ हैं या उनके सामने कुछ चैलेंजेस हैं। अगर चैलेंजेस हैं तो गवर्नमेंट उसको क्या स्टेप लेगी। तो आगे जिस तरह से इस डील को लेकर के और ज़्यादा जो इसके प्रोविजंस हैं वो पब्लिक डोमेन में आएंगे, ऑफिशियली जब वो डिक्लेयर किए जाएंगे तो हम लोग आगे अपनी और वीडियोस बनाएंगे। सो थैंक यू सो मच एंड विश यू